तो हेलो मित्र के एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि अपनी इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप 2 लाइन दर्शकों से कुछ कहें, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी धन्यवाद। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहाँ भ्रमण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सिर्फ नारी शक्ति और नारी को आगे बढ़ाने का दिखावा नहीं, बल्कि उनके साथ रहें और उनके हमेशा शक्ति बने और उनको बढ़ावा दें, चाहे जिस भी कार्य में हो। मेरा नाम आकांक्षा झा है और मैं मुगल सराय की निवासी हूँ, मिस फेस ऑफ काशी, मिस नॉर्थ इंडिया, पूर्वांचल रत्न से सम्मानित, और ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो मैंने हासिल की है। निर्भया सम्मान अवार्ड भी जीता हुआ है। पर हाँ, ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी और भी नारियाँ सबल बने और आगे बढ़ें। चलिए, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स को लेके है कि फ्रेंड्स का कितना रोल होता है हमारे लाइफ में, और क्या कभी आपके लाइफ में कभी ऐसा क्षण आया कि फ्रेंड्स की वजह से आपका परसेप्शन लाइफ के प्रति चेंज हुआ या कुछ अलग चीज़ें आपके साथ हुई? राइट, बहुत इम्पॉर्टेंट सा और जेन्युइन सा टॉपिक है। जैसे कि किसी की लाइफ बिना फ्रेंड्स के नहीं होती है, और आज की डेट में तो नहीं होती है, पहले की तो मैंने फिर भी बहुत कम देखे। लाइक हमारे पेरेंट्स सब उतना मतलब फ्रेंडशिप उतनी उनकी नहीं होती है या उतना वो नहीं टच में रह पाते। बट हाँ, हम लोग तो मतलब आजकल तो रील्स और ट्रेंड्स बन रहे हैं कि बेस्टी है तो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है, BFF हैशटैग करके। तो हाँ, इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं अपने बारे में बताऊं तो बचपन से मतलब मेरी फ्रेंड्स हैं अभी तक, वो क्लास 3-4 की फ्रेंड्स हैं, क्लास 8 की फ्रेंड्स हैं जो अब तक साथ हैं और आगे भी टचवुड हम लोग रहेंगे साथ। तो मोटिवेशन बहुत मिलता है क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते, भाई बहन के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो उस टाइम पे आपको कोई चाहिए जिनसे आप शेयर कर पाए, और ज़रूरी नहीं है कि सबके सिबलिंग्स हो ना, 2 भाई बहन या 2 बहनें या 2 भाई हो ही, कोई सिंगल चाइल्ड भी होता है। तो उस टाइम पे यू नीड समबडी। तो ऐसे टाइम में फ्रेंड्स बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत साथ देते हैं। अब इसमें 2 बातें आती हैं, फ्रेंड्स अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, राइट। हर इंसान अच्छा बुरा दोनों होता है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हो। तो उस वक्त आप पे ये डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला अच्छा ही हो। अगर नहीं है तो इसके भी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप उनके साथ रहकर उनको अच्छा बनाइए, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ना यार मत करो, ठीक नहीं है। क्या पता उसको, अगर आपकी फ्रेंडशिप उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वो रुक जाएगा, वो नहीं करेगा। आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, लड़का है लड़की है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके मना करने से वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, देन इट्स वेल एंड गुड। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आपके मना करने पे या आपको कुछ बुरा लग रहा है या उनकी कोई हैबिट बुरी है जो आपको नहीं सही लग रही, मेक अ डिस्टेंस। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ओके। क्योंकि आज की डेट में आप किसी से ना ऐसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते कि जाओ मुझे बात नहीं करनी, क्या पता कि उस सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा हो। इट्स घोर कलयुग टाइप ऑफ थिंग। तो बहुत आप किसी से ना कलेश नहीं वो क्रिएट कर सकते। सो अगर आपको ठीक लगता है कोई, देन मेक फ्रेंडशिप। नहीं ठीक लगता है जस्ट स्टे अवे, हाय हेलो तक रखें। दैट इज माय परसेप्शन। फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं गांव से पहली बार निकला बाहर, तो मुझे ये चीज़ पता थी कि किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो हमको वापस से अच्छा करेगा। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं घर से तो कुछ ऐसे भी दोस्त मिलते हैं जो दोस्त तो हैं लेकिन शायद वो दुश्मन से भी बदतर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद शुरू होती है अपने प्रभुत्व की लड़ाई, यानी कि मेरा उस सर्कल में मेरा क्या रोल है या मुझे कैसे जाना जाता है। तो अब इसमें आपके पेरेंट्स आपको गाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्होंने तो आपको बेहतर अपब्रिंगिंग दे दी, सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको अपने काबिलियत के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे वो चीज़ें करनी होती हैं। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखा कि अगर मैं 10 लोगों के बीच हूँ तो मुझे अपना प्लेस कैसे चुनना है या कैसे अपनी जगह वहाँ पे बनानी है। तो चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन मुझे ये चीज़ उस फ्रेंड सर्कल से मिली है। तो जाहिर सी बात है कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर अच्छे वाले हो तो भी और बुरे वाले हो तो भी। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। आपने जैसे बताया कि बुरे फ्रेंड की वजह से आप रहना सीखे और अच्छे हुए, तो मैं अपनी अच्छी फ्रेंड का नाम भी लेना चाहूँगी और मतलब डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारा फर्ज बनता है वी रिटर्न बैक। तो मेरी फ्रेंड्स हैं, शालिनी है, स्वाति है,
तो मेरे जो मॉडलिंग का टाइम होता था, मेरी मम्मी पापा नहीं जा पाते थे, तो वो मेरे साथ आती थी। कई बार हम जब एक अपने युवा अवस्था में होते हैं तो अपने माँ बाप को हम पूजा करते हुए देखते हैं, और हमें ये समझ में नहीं आता है कि भगवान को अपने जीवन में हम कैसे महसूस करें। पूजा के माध्यम से महसूस करें, या कोई अच्छा काम करके महसूस करें, या हम ऐसे ही मान लेते हैं कि भगवान हमारे साथ है। तो आप भगवान को कैसे देखती हैं और अपने जीवन में कैसे महसूस करती हैं? ये आई थिंक मेरी जिंदगी का मतलब एक मोटिवेशनल टॉपिक होता है ना, तो मेरे लिए भगवान ही है। श्री कृष्णा मेरे फेवरेट गॉड हैं, और मतलब गॉड तो क्या, मैं फ्रेंड ही मानती हूँ। लाइक आई डोंट नो कि इतना अटैचमेंट कैसे हुआ उनसे, बट बचपन से ही ना, नहीं मतलब लोग आप देखते हैं रामायण महाभारत, पेरेंट्स डालते हैं कृष्णा ये वो, एंड वी स्टार्ट लाइक बचपन में ही ड्रामा डांस होने लगता है कि कभी राधा बन जाओ कभी कुछ। तो आई थिंक उस टाइम से एक अट्रैक्शन और एक डिवोशन होने लगा। सो आई यूज्ड टू लाइक टॉक टू हिम एंड बी मतलब बहुत ब्लेस्ड मैं फील करती हूँ कि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब मैं सोचती हूँ कि हो जाता है, या मतलब मैं कभी ऐसा प्रे करती हूँ प्लीज ये हो जाए, काश ये हो जाए, और वो हो जाता है। तो इस वे आई रियली बिलीव आई एम यू नो, कहते हैं ना आस्तिक में हूँ, मैं बहुत हूँ। मतलब जरूरी है 5 घंटा प्रेयर करूंगी तो ही हूँ, बट ऑब्वियसली आई डू प्रे एज आई बिलोंग फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, बट देन ऑल्सो बहुत ज़्यादा यू नो अटैचमेंट है, और आई कैन फील यू नो कृष्णा और यू वॉट टू से डेस्टिनी थिंग, आई रियली बिलीव इट। क्योंकि कई बार और कई चीज़ें जो बुरी होती है ना, जो नहीं हो रही होती है, तो मुझे बुरा लगता है कि क्यों नहीं हुआ। जैसे एक बार क्या 2-3 बार का मैं बताती हूँ। जैसे कृष्णा वाला जो भी डांस या कंपटीशन होता है, मैं हमेशा जीतती थी, मैं फर्स्ट आती थी। लेकिन मैंने ना शिव तांडव करा था, आई वॉज शिव, मैं मतलब मेन लीड थी, एंड मेरी एंट्री वॉज ऑन पिरामिड, लाइक बच्चे नहीं खड़े थे एक के ऊपर एक दिन, तो मेरी एंट्री वॉज विद शंख एंड ऑल तांडव। तो हमारा आप सोच लो, हमारा नेक्स्ट डे डांस था, मतलब आज प्रैक्टिस है और परसों डांस होना है, ऐसा था। तो ऑल ऑफ अस वर प्रिपेयर, डांस हो रहा था, बढ़िया चल रहा था। मेरी एंट्री हुई, मैं पिरामिड पे थी, और वहां पे हुआ ये कि एक लड़की ने तो पैर छोड़ दिया, एक ने नहीं छोड़ा, मैं गिर गई, खत्म, मेरा पैर टूट गया था। फाइनली मींस आई गॉट अ फ्रैक्चर, और मैं उसके बाद ही मेरी हिम्मत देखी, मैंने 2 बार ट्राई करा करने का डांस, बट नहीं हुआ। और मैं घर बहुत सब्र से आई, मैंने किसी को नहीं बताया, ये लोग मुझे डांस नहीं करने देंगे, मम्मी पापा मैंने बोल दिया, तो मैंने किसी को नहीं बताया था। और मैं रास्ते से ना बैंडेज और स्प्रे वगैरह खुद खरीद के छुपा के बैग में लेके गई थी कि नहीं बस ये डांस हो जाए, उसके बाद भले ही फ्रैक्चर बनवा लूंगी। तब तक नहीं पता था मुझे कि पैर टूट गया है। बट घर आके जब मैंने स्वेलिंग देखी तो पापा नहीं थे घर पे, पापा बाहर जा चुके थे, मम्मा थी, तो मैं डरते डरते बोला मम्मी पैर तो फूल गया है पूरा। तो उसके बाद ये लेके गई, और फिर वहां पता चला कि गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर लग गया। एंड आई मतलब मुझे तब तक दुख नहीं था, पैर टूटने का दुख नहीं था मुझे। आई वॉज लाइक क्या यार, मेरे को शिवजी बनना था, डांस करना था। मीन्स डांस के लिए मैं क्रेजी थी, हमेशा से थी, और मतलब अभी भी हूँ। आई जस्ट लव डांसिंग एंड प्लेइंग। भगवान का रोल मेरे लिए बहुत बहुत टची हो जाता है, यू नो। एक होता है ना वाइब्स आने लगती हैं कि हाँ मैं प्ले कर रही हूँ, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इट कुड हैव बीन द बेस्ट डांस ऑफ माई लाइफ। तो मेरा रोल गया, फिर मुझे किसी और ने रिप्लेस करके कर लिया। तो यहाँ पे आप जो भगवान बोल रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है शिव जी से नहीं बनती मेरी। उसके बाद एक और बार मैंने तांडव ट्राई करा, उस डांस में भी मेरे को नहीं सिलेक्ट करा गया, जबकि मैंने जब भी कृष्ण भगवान का किया है तो मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। तो हाँ भगवान बिल्कुल है, और आप जिनको भी मानते हैं, चाहे डेस्टिनी चाहे भगवान, यू नो दीज आर जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स। ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होंगी चीजें, लेकिन आप ना मानिए, मतलब पॉजिटिव ये आपको बहुत मोटिवेट करती हैं। कई बार होता है, मीन्स आई एम वेरी वो कंजर्वेटिव काइंड ऑफ पर्सन, मतलब सबसे नहीं इतना बोल पाती। सो मैं अकेले भी रहती हूँ ना, तो आई कीप टॉकिंग टू भगवान। मतलब एक होता है ना खुद से बात करते, तो आई फील लाइक काश ये होता, काश ये नहीं होता, उससे मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, अब हो जाएगा दूसरा कुछ। तो हाँ ऑब्वियसली बी अ पॉजिटिव माइंडेड पर्सन, ऐसा बहुत मोटिवेशन देते हैं। देखिए मैं भगवान को कैसे देखता हूँ, मैं कभी पूजा नहीं करता, कभी भी। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति को आप बोल दीजिए कि ये तो चूहा है,
तो बहुत इरिटेटेड फील करता है ना, या भले ही अपने आप को साबित करे कि नहीं मैं ताकतवर हूँ, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ बन गई, ठीक है। तो जब किसी को कोई बोल दे कि ये तो शेर है, तो उसके तो वो अपने आप में थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है। मतलब ये है कि आप अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, नहीं अपने आप को बिलीव करते हैं कि मैं वो चीज़ हूँ, और जिस तरह का आपका मैनिफेस्टेशन होता है उस तरह की वाइब आपकी बॉडी क्रिएट करती है। जैसे अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है कि मैं उनको सम्मान दे रहा हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति मुझे ट्रिक करता है, और जब मुझे ट्रिक करता है तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल होती है। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि वो ट्रिक करने वाले को पता नहीं कि मुझे ये चीज़ पता है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण को याद करता हूँ कि इस मामले में वो कैसे करते हैं। वो बिल्कुल किसी की गर्दन नहीं काटते, वो एकदम स्माइल करते हैं। जो शकुनी था वो जीवन पर्यंत पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा, इनके खिलाफ षड्यंत्र करता रहा, पर कभी भी वो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा था जो दुनिया के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी थे। तो मैं भगवान श्री कृष्ण को याद करता हूँ और स्माइल करता हूँ। जब मैं किसी से मिलता हूँ तो क्या करता हूँ, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करता हूँ। मतलब मैं 4 व्यक्ति से मिला तो किस पॉइंट तक मेरी बात को टॉलरेट कर सकता है, मेरी बात को किसी से कहेगा कि रुक जाएगा। तो जब साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में करता हूँ तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है साइकोलॉजिकली। तो जब वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पता नहीं कि उसकी प्रोफाइलिंग तो मैंने पहले ही कर ली। तो स्माइल करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को उस समय याद करता हूँ। तो जब आप किसी भगवान को याद करते हैं तो बेसिकली आप उनके पावर को आप अपने अंदर फील करते हैं, वो मैनिफेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपके अंदर कुछ सुपरनेचुरल पावर आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो होता है, बिल्कुल होता है, और वो पॉजिटिव ही होता है। लाइक अगर आप कहने को डरे भी हो या किसी नेगेटिव वाइब में भी हो, मतलब एक बार आप रिमेम्बर भी कर लो ना, आगे भगवान, तुरंत आपको ये फील कि ठीक है, ओके ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना डर लग रहा है, अकेले नहीं रह पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा बहुत नहीं होता, बिकॉज once you feel, close your eyes and remember God या remember anything, even कोई भी पॉजिटिव चीज आप सोच लो ना, तुरंत वो पावर आ जाती है। एंड कृष्णा इसीलिए भी मुझे पसंद है क्योंकि उनके लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं, एंड ही हैज बीन जस्ट बेस्ट इन एवरीथिंग। ही वॉज अ डांसर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे डांस बहुत पसंद है। ही वॉज अ म्यूजिशियन, वो फ्लूट प्ले करते थे, बचपन में थे तो बचपन का उनका सब कुछ वैसा रहा, बहुत प्यारा सा। नहीं, अरे बाप रे बाप, मतलब ग्वालों के बीच में उनका पालन पोषण हुआ, तो बेसिकली वो गाय चराते थे, गाय चराते थे, राइट। तो वो भी बहुत क्यूट सारा, मतलब हर चीज बहुत अच्छी रही, और ऐसा नहीं है कि अच्छी रही, उनको कितने श्राप मिले। लाइक उनका वंश नाश हो जाएगा, जब इन्होंने युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके बाद कृष्णा को श्राप मिला कि जैसे मेरा वंश नाश करा है आपने, तो जब भगवान हो के श्राप लेके जी रहे हैं, तो इंसान हो, ठीक है, होता है, सब होता है, जियो, लाइफ ऐसे ही है, चलनी पड़ती है। तो इसलिए इज रियली अ मोटिवेशन टू मी। अगला क्वेश्चन है कि आप चीज़ों को कैसे सीखती हैं, क्योंकि एक आम धारणा होती है कि अगर बच्चा कोचिंग में जा रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो वो सीखता है, लेकिन अच्छे स्कूल का बच्चा भी बदमाश हो जाता है, या शायद अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाता है, या हमने जो पढ़ाई की है किताबों से, हम शायद वो काम आगे नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और पर्सनैलिटी लेके आगे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे सीखते हैं। तो आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी आपका व्यक्तित्व है, जो भी काम आप करने की कोशिश कर रही हैं, इन सब के पीछे आपके लर्निंग का सोर्स क्या रहा, किस तरह से आपने सीखा? ओके, सो सीखना बेसिकली, फिर अगेन मैं ये भगवान वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा प्रसंग दिमाग में चल रहा है कि अभिमन्यु को व्यू रचना के बारे में मम्मी के पेट में ही उन्होंने सीखा था, राइट, कहानी सुन के। कहने का मतलब ये है कि सीखना उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है, तो सीखने का कोई उम्र नहीं है। आप नहीं जन्मे हो तब से लेके जब से आप स्टार्ट हो रहे हो, जब तक आप मर रहे हो, तब तक आप सीख सकते हो। नाउ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ होते हैं जो, एक मैंने किसी किन्हीं साधु का वो भी देखा था यूट्यूब पे, ये मम्मा ने ही बताया था शायद, कि एक उन्होंने बोला कि बैक बेंचर्स होते हैं और वो आगे जाके दे कम एट द फ्रंट ऑफ इट, और मतलब होता है ना, वो कंपनी ओन करते हैं, और जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो उनके एम्प्लॉइज हो जाते हैं। तो लिटरली ऐसा होता है, कई एग्जांपल्स भी हैं, कई चीजें हैं। लाइक KFC के भी मालिक थे, मतलब बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने भी मतलब
कोई मतलब ऐसा पढ़ाई करके कोई आप कुछ कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है। सीखने की बात है तो सीखना हर आसपास की चीज़ों से। मैं अपना सीखना बताऊं तो हाँ, बचपन से जैसा पालन पोषण रहा कि मतलब अच्छा एकेडमिक्स होना चाहिए, तो एकेडमिक्स सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है। आप किताब में पढ़ तो लोगे कि बी अ गुड मैन, बट हाउ टू बी अ गुड मैन। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपने मुझे कुछ बोला, मैंने आपको गालियाँ बक दी, एम आई अ गुड मैन? नो। Am I a good representative in our Indian economy, या मतलब मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ सिर्फ किताब में पढ़ के कि मुझे अपने देश के लिए अच्छा करना चाहिए? नहीं। कैसे करूँगी? कुछ तो करना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तो एक वीडियो तो रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि कृपया अपने देश का मान रखें, या किसी से बदतमीजी ना करें। आज के डेट में तो यही सबसे बड़ा इशू हो रहा है। मैं बच्चों को देख रही हूँ, जो आपने बोला कि कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है वो चले जाते हैं, बट क्या होता है ना, वो बेसिक्स ही नहीं सीख पाते। इतना हाइपर होना या इतना चीज़ों को आजकल, जितना हम और आप जो चीज़ों को जैसे आप बोल रहे हो ना करियर ग्रोथ, और हम लोग इस करियर में जितना हम लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उतना आजकल के बच्चे नहीं होते। बच्चा 5 क्लास में होता है और गालियाँ देना शुरू करता है, किसी को कुछ भी बोलता है। अगर मैं किसी बच्चे को डांट दूं, वो उल्टा रिवर्ट बैक कर देते। बच्चों की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की, बड़े तो फिर खैर अडल्ट तो अडल्ट ही है। तो सीखने का सिंपल सा सोर्स है अपने सराउंडिंग से सीखिए, और सिर्फ सीखिए मत, उसको यूज करिए प्रैक्टिकल लाइफ में, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, कर पाएंगे। बाकी पढ़ाई लिखाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं रहेगा आपको करना क्या, आप कर ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज द सोर्स, बेसिक सोर्स एजुकेशन ही है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, बहुत लोग के पास नहीं होते सोर्सेज कि वो पढ़ पाए, राइट। ऑल्दो आज सबके पास है, बट हाँ गांव में नहीं होता है। बट आप अपने बड़ों से तो सीख सकते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हैं, कहीं से कोई कहानियां बता रहा है वो सुन सकते हैं, लाइक बड़े बड़े लोगों की, अब्दुल कलाम जी की, या किसी की भी कहानी। हर चीज़ से सीखना, और मैंने सीखा है बिल्कुल मेरी सराउंडिंग से। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही बहुत पढ़ी लिखी और क्रिएटिव सी है। मेरे नाना जी के पापा जी फ्रीडम फाइटर थे, ही डाइड इन ऑल ऑफ दिस, मतलब फाइटिंग करते करते ही उनकी डेथ हुई देश के लिए। मेरे नाना जी प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और मिथिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी हैं। तो उनको फॉरेन से लेटर आया था कि आप आइए ज्वाइन करिए, एंड ही जस्ट सेड मैं नहीं आऊँगा, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूँगा। और आज आप देख रहे हो लोग मरते होंगे, प्राउड फील करते हैं, मुझे एमएनसी में काम करना है, लेटर आए, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। सो वो भी तो सीखी है ना कहीं मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो मुझे लगता है कि वो सीख मेरे नाना जी से या मेरे दादाजी से, क्योंकि हाँ ठीक है डांसिंग नहीं, बट इतना बोलना या देश के प्रति मेरी जो फीलिंग्स है वो मेरे को किसी ने ऐसे डाला नहीं है दिमाग में, मम्मी ने या पापा ने, कि तुम ऐसे करो, नहीं। आप सीखते हो चीज़ों को देख कर ही, कि आज उनकी कहानी मैंने आपको बताई कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो अच्छा, मतलब वो इस चीज़ से वो अपना देश प्रेम दिखा रहे हैं। तो छोटा सा चीज़ तो कुछ मैं भी कर सकती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं तो ठीक है। फिर ना 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडे फहरा लिए, मतलब यू कैन कंट्रीब्यूट इन एनी वे यू वांट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को वैसे ही करिए जैसे लिखा हुआ है। चलिए, रिजेक्शन के ऊपर मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। जब मैं अपनी जॉब छोड़ के आया तो मैंने एक रिस्क लिया कि मुझे अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट करना है। लेकिन आप शुरू में जब बहुत बड़े नाम नहीं है या बहुत पैसा नहीं आपके पास खर्च करने का, तो कुछ दिन बाद आपको एहसास हो जाता है कि नहीं, अब हमको कुछ दूसरा रास्ता भी तलाशना पड़ेगा। तो मैंने स्कूल में पढ़ाया, फिर उसके बाद लालच आ गया कि जब पैसे मिल ही रहे हैं तो जहाँ ज़्यादा मिलेगा मैं वहाँ पढ़ाऊँगा। फिर वहाँ पर चला गया, तो किसी कारणवश, हालांकि कई बार होता है कि आप कहीं जाते हैं तो लोग आपके खिलाफ प्लॉट करने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं, हाँ पॉलिटिक्स। तो अब चूंकि मैं अपने आप को टीचर्स कम्युनिटी में उस पॉलिटिक्स में फिट नहीं पाता, मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि अगर मुझे अपना काम करना है तो मैं काम के बल पे आप मुझे जज करना है, जज करो, हटाओ बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। इरिटेट हो गया, तो इरिटेट होके मैंने कुछ वहाँ पे ऐसा बोला या कहा तो मुझे वहाँ किसी ने रिजेक्ट किया, ठीक है, रिजेक्ट किया। तो कहीं पे मैं ये किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि जब आपको रिजेक्ट किया जाता है इसका मतलब होता है कि ईश्वर आपको वहां पे प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट है ना। अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो आप उस सिचुएशन बने रहेंगे। अगर वो सिचुएशन टॉक्सिक है, आपके लिए खराब है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है, ठीक है। मैं वहां से वापस आ गया।
मैंने 4 महीने का 5 महीने का समय लिया, और चूंकि जो काम किया वो बैठ नहीं सकता है, तो मैंने सोशल मीडिया की ये मुहिम शुरू की, कुछ और मैंने काम करना शुरू किया। और फिर मैंने देखा कि ये 2 साल में मैं मुगल सराय में पिछले 12 साल से रह रहा हूँ, और ये पूरे 10 साल में जितना लोगों ने मुझे नहीं जाना, वो 4 महीने में उतना लोगों ने मुझे जान लिया। तो वो उनका रिजेक्शन मेरे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया। यानी जो ईश्वर थे वो मुझे वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इसलिए मुझे वहां से रिजेक्ट किया गया। कहते हैं ना कि एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुलता है। तो कई बार जैसे अब आप हैं, मैं हूं, हम लोग MBA कर रहे हैं, चाहे जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जब रिजेक्ट होता है तो कुछ उसको लोग बड़े नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मे बी कि आपकी किस्मत अच्छी है, आपको वहां प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मे बी कि वो चीज आपके लिए सही नहीं है, और डेस्टिनी आपको कहीं और पुश कर रही है कि मे बी आप बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। इनके APJ अब्दुल कलाम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनको रिजेक्शन मिला, वो साइंटिस्ट बन गए और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। अमिताभ बच्चन रेडियो में बोलते थे, और उनको लाइक एक्टिंग के लिए नहीं लिया जाता था, रेडियो में नहीं लिया गया क्योंकि उनकी आवाज बहुत खराब थी। अब अगर रेडियो में वहां, और आज उनकी आवाज ही पहचान लाइक हर एड्स में उनकी आवाज ही मोस्ट ऑफ। तो अगर उनको रेडियो में सिलेक्शन मिल गया होता तो आज हम अमिताभ बच्चन को रेडियो पे सुन रहे होते, और छोटा बड़ा मकान उनके पास भी होता। लेकिन वहां से रिजेक्शन मिला, और इसी वजह से इतने बड़े मेगा स्टार वो बने। तो हर रिजेक्शन आपकी खराब किस्मत के चलते नहीं होता है, बल्कि रिजेक्शन के चलते ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। राइट मैं भी ऐड करना चाहूंगी, ऑल्दो रिजेक्शंस ऐसे तो मेरे नहीं हुए। हाँ, मैं एक वही मैंने बताया था ना, वो डांस वाला सीन जहाँ मैं बनी थी, तो मुझे बहुत लिटरली बहुत बुरा लगा था, और मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिला, बट वो बहुत अच्छा होता, बट नहीं हुआ। इट्स ओके, कुछ अच्छा ही होगा। एंड कमिंग टू जैसे आपने बोला ना कि वहाँ से छोड़ के, तो मैंने भी MBA करा है, फिर मैंने भी जॉब की है बायजूस में, और स्कूल में भी मैंने पढ़ाया हुआ एज अ टीचर। तो हाँ, रिजेक्शन कहीं नहीं था, मेरा खुद का डिसीजन था, मैंने हर जगह खुद लीव किया, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे कोई दुख नहीं होता। सब बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ जॉब छोड़ दी तो बड़ा ये हो गया आगे, एंड आई एम लाइक छोड़ दी कब? मैं कर सकती हूँ तब ना, मैंने किया तब तो मैंने छोड़ा। तो इसको लेके बुरा कहने का और दबाव बनाने का क्या जरूरत है? मतलब इतना हो गया ना कि आज के डेट में मैं जी खा सकती हूँ। ठीक है, अभी मैं इस फील्ड में हूँ, या मेरा यहाँ मन लग रहा है, क्या पता 2 दिन में मैं फिर जॉब कर लूँ। बट उसके लिए आप बार बार एक चीज कहते जाओगे, इट विल लीड टू नेगेटिव साइड ऑफ अ पर्सनालिटी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि आजकल स्कोप बहुत है, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, अगर बहुत टाइम आपको लगता है कि नहीं बच्चा वेस्ट हो गया, नकारात्मक है, कुछ नहीं कर सकता, हेल्प करिए, बजाय ये बोलने के कि तुम तो बेकार हो, तुमसे तो कुछ नहीं। वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर डिप्रेशन में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर रोते रहेंगे कि कैसे, अब फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो इतना नहीं करना चाहिए। सो जस्ट हेल्प योर चाइल्ड इन ग्रोइंग। कल्चर, ये आपकी बातें मुझे कल्चर की तरफ ले जा रही हैं कि जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे अगर, तो वहाँ पे कल्चर है कि लड़का 42 साल का है, शादी नहीं हुई है मतलब, और नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद आप बंगाली गर्ल्स 30, 38। उसके बाद एक और चीज है कि वो 35 के हैं, अभी पढ़ रहे हैं। दिल्ली में चले जाएंगे, अब 40 का है, अभी पढ़ रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ लड़का 18 का है, उसको नल्ला घोषित कर देते हैं कि किसी काम का नहीं है। लड़की तो 20-21 की हुई, जल्दी लड़के देखना चालू कर। बाप रे बाप। और अगर आपने बिजनेस का नाम ले लिया फैमिली में, तो सबसे बड़ा पाप है। अगर खास तौर से पढ़ लिख के राइट, पढ़ लिख के ही रह गए, बेचने जाओगे, सामान करोगे। तो कल्चर का कितना इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में, और किस तरह से आप कल्चर को देखती हैं? बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि हर इंसान, मैं, आप या आप सब में से कोई भी, हम सब किसी ना किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं, जो कि हमने अपने पेरेंट्स से, नाना नानी, दादा दादी, पूर्वजों से मतलब देखते आए, पलते बढ़ते आए। जैसे कि मैं खुद बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं मिथिला की हूँ, जहाँ की सीता मैया है, राइट। तो ऑल्दो वो हिस्सा अभी नेपाल में है, बट ऑल दरभंगा, मधुबनी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वो भी सीता मैया की नगरी है, मिथिला बोलते हैं उसको। तो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशंस और कल्चर ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बट अब आप ये सोचेंगे कि ट्रेडिशन का काम है रोकना, जनरेशन गैप क्रिएट करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम या ये आपके सामने बैठे हैं मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न ज़माने के लोग बनकर, राइट। ट्रेडिशन और कल्चर का काम है अडॉप्ट करना चीज़ों को, मतलब एक को छोड़ के एक को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ बदलते रहिए, जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो ग्रैब करिए,
जैसे कि हमारी बातचीत चल रही थी कि पहले के लोग कोई घर आता था, पहले तो मेहमान आते थे, पहली बात तो ये अब तो आते भी नहीं है बिकॉज लोगों का वो कल्चर ही खत्म हो गया है। मेहमान उनको बोलते थे अतिथि, जो बिना तिथि बताया है वो अतिथि होता है, फोन करते हैं मैं आ रहा हूँ। अतिथि देवो भव, और कोई कभी भी आ जाता था बिना फोन किए, और कोई आता था तो लाइक हाँ नमस्ते, और उसका सत्कार बहुत बढ़िया से होता था, बहुत बढ़िया से, इतने पकवान, और यू नो इट रियली फेल्ट लाइक अतिथि देवो भव कि आए हैं तो खिला पिला के भेजना है। आज के डेट में पहले तो कोई बिना बताए आ नहीं सकता, दूसरा कोई फोन करके आ रहे हैं तो आज पहले लोग सोचेंगे आ रहे हैं, अरे अभी क्यों आ रहे हैं, कल आते, आज तो मैं फ्री नहीं थी, अब खाने में क्या बनेगा, क्या देना पड़ेगा, बाहर से समोसे मंगवा के दे दो। पहले क्या होता था, घर का कुछ बना दो, पकौड़ियाँ तल दो, या गुड़ मिठाई रसगुल्ले, मतलब होममेड चीजें थी, वो एक प्यार था, वो भी एक कल्चर था। सो कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न चीजें आप अपना रहे हैं, वो अपनाइए जो यू नो आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय ना करें। टेक योर कल्चर एंड मॉडर्निटी विद अ बैलेंस। आई पर्सनली बिलीव दैट एंड आई डू ऑल्सो कि लाइक अब कहीं पूजा पाठ है तो मैं साड़ी सूट पहनना प्रेफर करूंगी इंस्टेड ऑफ जीन्स और शॉर्ट्स। कोई पार्टी है वहां मैं साड़ी पहन के नहीं जाऊंगी, राइट, यू नो लाइक कोई यूथ वाली पार्टी है, कोई बच्चों वाली पार्टी है, तो कहने का मतलब है कि कल्चर और मॉडर्निटी को बैलेंस करके चलिए। व्हाट डू यू थिंक? देखिए कल्चर का मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, right. जैसे अगर हम जिस भी जगह पे रह रहे हैं तो हमारा एक अपना कपड़े पहनने का कल्चर होता है, वो इसलिए ऐसा होता है कि एक खास तरह की ज्योग्राफी है, कंडीशंस एंड टेम्परेचर है। जैसे आप चले जाएंगी दुबई वगैरह में तो ऐसा मतलब कि वहाँ के लोग व्हाइट पहनते हैं, क्योंकि जब व्हाइट कपड़ा पहनते हैं तो सन की लाइट पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो किसी भी व्यक्ति का कपड़ा पहनना या खाने पीने का तरीका होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे ऑब्जेक्टिव को सूट करता है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, प्रॉस्पर करेंगे। लेकिन आज कल्चर कैसा है, हम ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, ठीक है। आज का कल्चर ऐसा है कि सामने वाले ने ऐसा किया तो हम भी अगर वैसा ही कर लेते हैं तो बेटर है। अब उसका ऑब्जेक्टिव हमसे मतलब नहीं है। और हो क्या रहा है, जैसे अगर कोई डेयरी मिल्क खा रहा है, कोई अगर सामने वाले को कोक दे रहा है, ठीक है, कोक बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। लेकिन हम तो ये हम और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे घर आ रहा है न सिर्फ उसका हम सत्कार करें बल्कि उसके स्वास्थ्य की भी कामना करें, उसको हेल्दी चीजें खिलाएं। लेकिन अब हमको उसको हेल्दी रखने से कोई मतलब नहीं है। हमारा कल्चर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि बाकी लोग ऐसा करते हैं। तो क्या हमारे ये मोटिव को पूरा कर रहा है, हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहा है? नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कल्चर का बहुत बड़ा उद्देश्य या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। तो अगर आप चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो चेंज बेटरमेंट के लिए है, बेहतरी के लिए। ऐसा नहीं कि वो चेंज इसलिए है क्योंकि सामने वाले ने वैसा कर लिया, तो सामने वाला अगर बेवकूफी करेगा तो हम भी फिर बेवकूफी करेंगे। इन्फ्लुएंस बहुत होता है लोग में, एंड यू नो ये बहुत पता नहीं मुझे, अगर अच्छी चीज के लिए हो रहा है फिर तो ठीक है, बुरी चीज के लिए हो रहा है तो फिर आते हैं ईगो क्लैशेस, यू नो दूर होना। जैसे लोग सोच रहे हैं हाँ इसने तो ऐसा पहना था मैं भी पहन ले, मतलब ईगो आने लगता है। बल्कि ये नहीं आएगा कि हाँ चलो पूछ लें क्यों किया, कैसे किया, उससे क्या पता फ्रेंडशिप बढ़ जाए। बट लोग इतने ज्यादा यू नो ईगो में और मॉडर्निटी में इतने आगे जाते